नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं जो अक्सर शायद उतनी चर्चा में नहीं रहता, लेकिन राज्यों की जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उस पर इसका काफी गहरा असर पड़ता है। अनुच्छेद 193, आर्टिकल 193। हमें जो जानकारी मिली है वो बताती है कि ये अनुच्छेद जुड़ा है राज्य विधानमंडलों में कुछ खास किस्म के बिल मतलब विधेयक पेश करने की प्रक्रिया से, और उसके लिए राज्यपाल की जो जरूरी सहमति चाहिए होती है उससे। कभी सोचा है कि अगर कोई विधायक, कोई एमएलए अपनी तरफ से कोई कानून लाना चाहे तो क्या वो सीधे सदन में पेश कर सकता है? अनुच्छेद 193 कहता है शायद नहीं, मतलब इतना सीधा नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से इस अनुच्छेद की अहमियत और इससे जुड़े सवाल भी सामने आते हैं। ये प्रावधान एक तरफ तो विधायी प्रक्रिया में क्या कहते हैं एक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि सामग्री इशारा करती है, ये राज्य सरकार यानी कार्यपालिका को विधायकों की पहल पर एक तरह का नियंत्रण भी देता है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है ये इसी संतुलन और तनाव के इर्द गिर्द घूमेगी कि भाई ये नियम क्यों है, कैसे काम करता है और इसका असल में असर क्या होता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि अनुच्छेद 193 आखिर कहता क्या है, मतलब एकदम सीधे सरल शब्दों में इसकी व्याख्या क्या होगी। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19(3) सीधी सी बात ये कहता है कि राज्य विधानमंडल में, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, कोई भी ऐसा विधेयक जो धन विधेयक यानी कि मनी बिल नहीं है, उसे सदन में पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति या सिफारिश लेनी होगी। अगर ये अनुमति नहीं ली गई है तो उस विधेयक को सदन में पेश करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो ही अमान्य मानी जाएगी। मतलब एक तरह से राज्यपाल की हरी झंडी के बिना वो बिल सदन के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकता। अच्छा, तो ये सिर्फ सरकारी विधेयकों पर लागू होता है या फिर मतलब कोई भी सदस्य अगर कोई बिल लाए उस पर भी? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये नियम साधारण विधेयकों और निजी सदस्य विधेयकों, प्राइवेट मेंबर बिल से कहते हैं, उन दोनों पर समान रूप से लागू होता है। निजी सदस्य विधेयक मतलब जैसा नाम से ही जाहिर है, वो बिल जो सरकार के किसी मंत्री ने नहीं बल्कि सदन के किसी आम सदस्य यानी विधायक या एमएलए ने पेश किया हो। हाँ, एक बात जरूर है, धन विधेयकों को इससे पूरी तरह छूट है। उनका जिक्र अनुच्छेद 199 में है। धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती। हाँ, पारित होने के बाद अनुमति तो चाहिए ही। और ये जो अनुमति राज्यपाल देते हैं ये वो अपनी मर्जी से देते हैं या इसमें भी कोई प्रक्रिया है? नहीं, सामान्य जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत राज्यपाल ये अनुमति या सिफारिश मंत्री परिषद की सलाह पर ही देते हैं। यानी व्यवहार में देखें तो ये राज्य सरकार का ही निर्णय होता है कि किसी विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए या नहीं। ये प्रक्रिया एक तरह से ये सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका का विधायिका के जो विधायी एजेंडा है उस पर कुछ हद तक नियंत्रण बना रहे, खासकर उन विधेयकों पर जिनका कोई वित्तीय या नीतिगत असर हो सकता है, लेकिन वो तकनीकी रूप से धन विधेयक नहीं है। ये दिलचस्प है कि कार्यपालिका का नियंत्रण विधायी प्रक्रिया के इतने शुरुआती स्टेज पर ही आ जाता है। इससे सवाल उठता है कि आखिर संविधान बनाते समय इस तरह के प्रावधान की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या संविधान सभा में इस पर कोई खास चर्चा हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल। इस पहलू पर संविधान सभा में विचार विमर्श हुआ था। जो रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं उनके अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस प्रावधान की पैरवी की थी। उनका तर्क ये था कि विधानमंडल में पेश होने वाले विधेयक, खासकर जिनका सरकार के वित्त या नीतियों पर असर पड़ सकता है, उनमें एकरूपता और एक तरह का सामंजस्य होना जरूरी है। उनका मानना था कि हर विधेयक राज्य की जो समग्र नीतिगत दिशा है उसके अनुरूप होना चाहिए। अच्छा, यानी वो चाहते थे कि ऐसा ना हो कि कोई भी सदस्य कोई ऐसा विधेयक ले आए जो सरकार की चल रही योजनाओं या फिर वित्तीय स्थिति के एकदम उलट हो। बिल्कुल बिल्कुल। राज्यपाल की पूर्व अनुमति का प्रावधान इसीलिए रखा गया ताकि विधायी प्रक्रिया में किसी तरह की क्या कहते हैं अव्यवस्था या अराजकता न फैले। ये सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि सदन का समय और संसाधन वो उन्हीं विधेयकों पर केंद्रित हों जो सुविचारित हों और व्यापक सरकारी नीति से मेल खाते हों। इसके पीछे एक और उद्देश्य शायद ये भी था कि अनावश्यक या हल्के फुल्के विधेयकों को रोका जाए ताकि सदन का कामकाज ठीक से चल सके। वैसे ये प्रावधान काफी हद तक केंद्र में लोकसभा के लिए जो अनुच्छेद 117 है उसके जैसा ही है। वो धन विधेयकों के अलावा अन्य वित्त विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की बात करता है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये संघीय ढांचे में दोनों स्तरों पर है। तो मतलब मूल विचार था व्यवस्था, एकरूपता
और सरकारी नीति से तालमेल बनाए रखना। सुनने में तो ये काफी तार्किक लगता है, लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, आज के समय में इस अनुच्छेद को लेकर कुछ विवाद या चिंताएं भी उभर कर सामने आई हैं। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। देखिए, सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार में, खासकर हाल के वर्षों में, ये अनुच्छेद विशेष रूप से निजी सदस्य विधेयकों के संदर्भ में कई बार एक बाधा के रूप में देखा गया है। कई विधायकों और विश्लेषकों का ये मानना है कि ये प्रावधान व्यक्तिगत विधायकों की जो विधायी पहल होती है उसको हतोत्साहित करता है या रोकता है। क्या इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं जिनका जिक्र हमारे पास उपलब्ध सामग्री में हो, मतलब कुछ असल मामले? बिल्कुल, कुछ मामले ध्यान खींचते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2025 में एक घटना का जिक्र मिलता है, जहां एक विधायक कथित तौर पर LGBTQ समुदाय के अधिकारों से जुड़ा एक निजी विधेयक लाना चाहते थे। अब जानकारी के मुताबिक उन्हें राज्यपाल की जो जरूरी पूर्व अनुमति थी वो नहीं मिली, जिसके कारण वो उस विधेयक को सदन में पेश ही नहीं कर पाए। ये दिखाता है कि कैसे ये प्रक्रियात्मक जरूरतें जो हैं वो कभी-कभी संवेदनशील या नए सामाजिक मुद्दों पर बहस को शुरू होने से पहले ही रोक सकती हैं। अच्छा, और क्या ये सिर्फ एक राज्य का मामला है या ये ट्रेंड, ये प्रवृत्ति अन्य राज्यों में भी दिखती है? नहीं, ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं लगता। महाराष्ट्र का उदाहरण भी सामने आता है, जहां एक निश्चित अवधि में कहा जाता है कि 100 से ज्यादा निजी सदस्य विधेयक लाए गए। उनमें से कथित तौर पर केवल मुट्ठी भर, शायद 5 के आसपास, को ही राज्यपाल की अनुमति मिल पाई। अब ये आंकड़े अगर सही है तो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि निजी विधेयकों के लिए राज्यपाल की अनुमति हासिल करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। भले ही कोई विधायक किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून का प्रस्ताव लाना चाहे, ये प्रक्रियात्मक बाधा उसके रास्ते में आ सकती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि विपक्ष या जो स्वतंत्र विधायक हैं जो सरकार की नीतियों से अलग कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता लगभग बंद सा हो जाता है? देखिए, ये एक गंभीर चिंता है जो अक्सर व्यक्त की जाती है। कई बार विपक्षी दल या जो स्वतंत्र विचारक हैं वो इसे लोकतंत्र पर एक तरह का अंकुश लगाने वाला कदम मानते हैं। उनका तर्क होता है कि ये निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके मतदाताओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून बनाने की पहल करने से रोकता है। वो इसे कार्यपालिका द्वारा विधायिका पर एक तरह का अनावश्यक नियंत्रण के रूप में देखते हैं। ये बहस का एक केंद्रीय बिंदु बन गया है। क्या इस मामले पर न्यायपालिका का कोई रुख रहा है? क्या अदालतों ने कभी इस पर कोई टिप्पणी की है? हाँ, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर सहमति देने में होने वाली देरी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं, जो अप्रत्यक्ष रूप से इस मुद्दे से भी जुड़ती हैं। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को अनुमति देने या न देने का फैसला करने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं, मतलब उनके पास विवेकाधिकार है। ये स्थिति थोड़ी जटिल है। एक तरफ देरी न करने की अपेक्षा है, दूसरी तरफ अनुमति देने की बाध्यता नहीं है। ये विधायकों की पहल और कार्यपालिका के नियंत्रण के बीच के तनाव को और गहरा कर देता है ना? सवाल उठता है कि राज्यपाल इस विवेकाधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं? क्या ये सिर्फ प्रक्रियात्मक जांच है या फिर नीतिगत असहमति के आधार पर भी अनुमति रोकी जा सकती है? कई एक बहुत नाजुक संतुलन का मामला लगता है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच का अंतर यहाँ साफ दिख रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से समझने के लिए क्या हमारे पास कोई ऐसा हालिया मामला है जहां अनुच्छेद 193 सीधे तौर पर लागू हुआ हो और उसका नतीजा भी स्पष्ट दिखा हो? हाँ, एक बहुत ही प्रासंगिक और हालिया उदाहरण केरल विधानसभा का है, जो 2024 का बताया जा रहा है। वहां एक विधायक ने किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा एक विधेयक सदन में पेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसके लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति नहीं ली थी। तो फिर क्या हुआ? क्या स्पीकर ने उन्हें रोक दिया, मतलब सदन में पेश ही नहीं करने दिया? बिल्कुल, जैसा कि अनुच्छेद 193 का प्रावधान है, विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ने उस विधेयक को नियमों के विरुद्ध पाया। चूंकि राज्यपाल की पूर्व अनुमति जो इस तरह के विधेयक के लिए अनिवार्य थी वो नहीं ली गई थी, इसलिए उस विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं दी गई और उसे अमान्य घोषित कर दिया गया। ये घटना दिखाती है कि ये संवैधानिक प्रावधान सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि विधानमंडलों की जो रोजमर्रा की कार्यवाही है उसमें सक्रिय रूप से लागू होता है। और क्या उस विधायक की पहल वहीं खत्म हो गई या उस मुद्दे का कुछ और हुआ? ये जानना भी दिलचस्प है। उस निजी सदस्य विधेयक को तो रोक दिया गया, लेकिन बाद में उसी विषय पर यानी किसानों की कर्ज माफी पर राज्य सरकार स्वयं अपना एक विधेयक लेकर आई और उसे पारित करवाया। ये उदाहरण कई बातें स्पष्ट करता है। पहली, ये अनुच्छेद 193 की गेटकीपर यानी द्वारपाल की भूमिका को उजागर करता है। ये तय करता है कि कौन सा विचार या प्रस्ताव सदन के पटल तक पहुंचेगा। दूसरी,
ये दिखाता है कि भले ही कोई मुद्दा महत्वपूर्ण हो और उस पर सदन में चर्चा की जरूरत महसूस की जा रही हो, लेकिन अगर वो सरकार की नीति या प्राथमिकता के अनुसार नहीं है या सरकार उसे अपने तरीके से लाना चाहती है, तो निजी पहल को रोका जा सकता है। तो केरल का मामला ये दिखाता है कि प्रक्रिया का पालन न करने का सीधा नतीजा होता है विधेयक का रुक जाना, और ये भी कि सरकार चाहे तो उसी मुद्दे पर अपनी पहल कर सकती है। ये तो कार्यपालिका के नियंत्रण का एक स्पष्ट उदाहरण हुआ। निश्चित रूप से अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि ये जो प्रक्रियात्मक नियम हैं, ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि वे विधायी परिणामों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। वे तय कर सकते हैं कि किन मुद्दों पर बहस होगी, किन पर नहीं, और कौन उन बहसों को शुरू करेगा। यह कार्यपालिका को, यानी चुनी हुई सरकार को, विधायी एजेंडे पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण देता है। जहां एक तरफ ये सरकारी नीतियों में स्थिरता और सामंजस्य सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये उन आवाज़ों को दबाने का जोखिम भी पैदा करता है जो शायद मुख्य धारा की सोच से अलग हों या सरकार के लिए असुविधाजनक हों। ये वास्तव में सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर आज हमने अनुच्छेद 193 को काफी गहराई से समझा। हमने देखा कि ये कैसे राज्य विधानमंडलों में धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों को पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति को अनिवार्य बनाता है। हमने इसके पीछे के ऐतिहासिक तर्क को जाना जो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, व्यवस्था और नीतिगत एकरूपता। हाँ, और हमने ये भी देखा कि आज के समय में खासकर निजी सदस्य विधेयकों के लिए ये कैसे एक बाधा के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के उदाहरणों से संकेत मिलता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने भी इस मुद्दे की जटिलता को उजागर किया है। और केरल का हालिया उदाहरण तो इस गेट पे कीपर प्रावधान के व्यावहारिक असर को बिल्कुल साफ कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे नियम काम करते हैं और कैसे सरकारें अंततः विधायी एजेंडे पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकती हैं। बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ती है। विधायी प्रक्रिया में इस तरह के नियंत्रण कितने जरूरी हैं और कितने उचित। संविधान निर्माताओं का इरादा व्यवस्था और नीतिगत सामंजस्य का था, जो जरूरी भी है, लेकिन क्या ये व्यवस्था कभी-कभी व्यक्तिगत विधायकों की रचनात्मक और जरूरी विधायी पहल को अनावश्यक रूप से बाधित कर देती है? क्या कार्यपालिका का नियंत्रण इतना ज्यादा हो जाता है कि वो विधायिका की भूमिका को ही सीमित कर दे? ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिस पर लगातार विचार करने और शायद बहस करने की भी जरूरत है, ताकि लोकतंत्र की भावना और संवैधानिक प्रक्रिया दोनों का सम्मान हो सके। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ संविधान विशेषज्ञों के लिए नहीं, बल्कि हर उस नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जो हमारी विधायी प्रक्रियाओं को समझना चाहता है। ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है कि कैसे नियम जो व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं, कभी-कभी नई आवाज़ों या विचारों के रास्ते में भी आ सकते हैं।